ओके, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है जेएसपी यानी कि जावा सर्वर पेज। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है कि जावा सर्वर पेज इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट दैट आर डाटा ड्रिवन। तो बेसिकली हमको पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एक इंटरप्राइज एडिशन का है जावा का, जो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत से अलग अलग टेक्नोलॉजी और टेक सोर्स टूल्स देता है। जैसे एफिशिएंटली हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको रन करते हैं, सर्वर का फैसिलिटी रहता है। तो इसमें ही एक जीएसपी का भी कॉन्सेप्ट है जो कि डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, so JSP allows developers to write server-side code using Java syntax, making it easier to create web application. इसमें क्या होता है कि JSP में हम जावा के कोड को एज ए स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक फीचर से हम नीचे देखेंगे कि JSP इज a scripting language that enables developers to embed in Java code within HTML pages. तो एक HTML पेज की तरह जो हमारा एक पेज रहेगा वेब डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट का, ठीक है, उसी के अंदर हम एक स्क्रिप्ट टाइप के, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट लिखते थे तो उसमें स्क्रिप्ट लिखकर अंदर हम कोड लिख सकते हैं। वैसे ही इसमें भी होता है, जैसे हम जावा कोड हम विद इन द HTML लिख सकते हैं। ठीक है, JSP enables the separation of implementation logic from business logic, which makes it easier to maintain and update web page. तो वो मतलब सेपरेट अलग अलग फाइल्स रखता है, इसमें कंटेंट रहता है। ठीक है, इसका मेंटेन करना अपडेट करना आसान हो जाता है। और JSP सपोर्ट जावा बीन्स विच सिंप्लीफाइज द मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, क्योंकि जे बीन्स में अलग अलग के मतलब टैग्स वगैरह सब देते हैं, जिससे ये काम और भी आसान हो जाता है, उसको मैनेज करना, उस कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ओके, तो इट ऑल्सो सपोर्ट्स स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी विच मेक्स इट इजियर टू क्रिएट यूजेबल कोड। ओके, एंड फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एनेबल द डेवलपर्स टू इम्बेड जावा कोड विद HTML. JSP includes implicit object that provide access to the runtime environment of JSP page. आगे हम देखेंगे कि implicit object जो बनता है उसमें अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसे एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्टली हम यूज करते हैं। इसको यूज भी हम सेशन में भी कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं और कुकीज़ में भी। Okay, so it is including the request and response object, session and application scope and other consequential information. It can be created with Java server page, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हम जब सर्वर JSP जब रन करते हैं ना, तो उसके जो स्टेप्स होते हैं, जैसे या कह सकते हैं रिसाइकल, मतलब उसका पूरा साइकिल जो होता है स्टेप्स, तो उसमें इनिशियल के 2 पॉइंट 3 पॉइंट तो वो JSP खुद के रहते हैं, लेकिन बाद में भी जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं ये सर्वलेट के डायग्राम में। ठीक है, मतलब उसकी एक्टिविटी में, क्योंकि उसके बाद से जो सर्वलेट क्या होता है कि उसमें एक इनिट होता है और सर्विस और डिस्ट्रॉय। तो हम आगे जब लाइफ साइकिल देखें JSP का, उसमें क्लियरली देख सकेंगे ये चीज़ों को। ठीक है, तो JSP इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो JSP प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जिसमें किसी में भी कहीं पे भी किसी भी सर्वर पर चल जाएगा, जावा का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, JSP can result in slower page load times due to the overhead of compiling and rendering pages dynamically. थोड़ा स्लो होता है इसके मतलब कंपाइलिंग और रेंडरिंग की वजह से, मल्टीपल डायनेमिकली पेज तो मल्टीपल अलग अलग चीज़ कंपाइल होता है। ठीक है, जैसे इससे स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। बाकी अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि JSP का लाइफ साइकिल क्या है। ओके, तो मेनली अगर देखा जाए तो JSP का लाइफ साइकिल 4 स्टेज में डिफाइन होता है, लेकिन जब हम चौथे स्टेप में जाते हैं तो वो पूरा स्टेप हम देखते हैं कि वो सर्वलेट का पूरा स्टेप है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसलेशन, कंपाइलेशन, इनिशिएशन। इसके बाद से जो इनिशियलाइजेशन है, रिक्वेस्ट प्रोसेस है और डिस्ट्रक्शन है, ये तीनों वही है जो कि हमारे सर्वलेट में जो इनिट होता था, उसके बाद से के जो सर्विस होता था, उसका डिस्ट्रॉय जो होता था, ये वही कॉन्सेप्ट। अगर इसको ऐसा मतलब गलत नहीं होगा, अगर इसको हम बॉक्स बनाकर हम कह दें इसको सर्वलेट। ओके, तो ये हमारा लाइफ साइकिल है पूरा के JSP का, जिसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट जाता है और JSP के इंजन पे जाता है। उसके बाद से क्या क्या होता है जब मतलब जैसे रिक्वेस्ट आता है उसके हिसाब से, तो हर एक पॉइंट को यहाँ पर नीचे डिफाइन किया गया है, इससे पता चलता है कि मतलब किस स्टेज में क्या होता है।
ट्रांसलेशन जो सबसे ऊपर है, ठीक है, जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो इस ट्रांसलेशन का मेन काम है जेएसपी का जो कोड होता है उस सर्वलेट में ट्रांसलेट करना, ठीक है। व्हेन अ जेएसपी द फर्स्ट रिक्वेस्ट इट इज ट्रांसलेटेड इनटू जेएसपी, ट्रांसलेट जेएसपी इनटू सर्वलेट बाय द जेएसपी कंटेनर। जो जेएसपी कंटेनर में जेएसपी इंजन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करता है, जेएसपी के फॉर्मेट को वहाँ पे सर्वलेट में ट्रांसलेट कन्वर्ट करता है, ओके। And the container generates a Java file for the JSP and compiles into servlet। बेसिकली जावा फाइल बनता है कि ट्रांसलेट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि जो जावा फाइल बनता है उसका कंपाइलेशन होता है। तो कंपाइलेशन में क्या होता है कि सर्वलेट पे जो होता है उस बाइट को डॉट क्लास में होता है, कंपाइल होता है उसको। पहले जावा में कन्वर्ट होता है, फिर जावा का फाइल क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड में आ जाता है। वैसे ही जब जेएसपी कोड को सर्वलेट में किया जाता है ट्रांसलेशन स्टेज में, तो जावा फाइल बनता है। कंपाइलेशन स्टेज में क्या होता है, उस जावा फाइल को इन सर्वलेट को बाइट कोड में डॉट क्लास में मतलब कंपाइल करते हैं, ठीक है। द जनरेटेड सोलेट कोड कंपाइल्स इनटू बाइट कोड बाय द जावा कंपाइलर, ओके। अब हमारे पास क्लास क्या होगा, हमारे पास बाइट कोड है, कंपाइल्ड फाइल होता है, ठीक है। अब इनिशिएशन में क्या होता है, क्रिएट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्लास, जो क्लास बनाया मैं कंपाइल क्लास, ठीक है, उसका इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनता है। इट क्रिएट्स द इंस्टेंस ऑफ दी जनरेटेड का क्लास, ठीक है। उसके बाद से आता है हमारा जो तीन स्टेज आता है, ये हमारा प्रॉपर सर्वलेट के मतलब ये लाइफ साइकिल यहाँ से हो जाता है। जैसे सर्वलेट में लाइफ साइकिल होते हैं तीन, उसी तरह यहाँ पे भी हो जाता है, ठीक है। बाकी इंस्टॉलेशन में ये है कि एट द फर्स्ट टाइम रिक्वेस्टेड जेएसपी द सर्वलेट कंटेनर लोड इट इनटू मेमोरी एंड इनिशियलाइज इट। इनिशियलाइज होने के बाद से एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि सर्विस को कॉल किया जाता है। तो वहाँ पे अगला स्टेज यही है कि कॉल जेएसपी सर्विसेज मेथड। फाइनली द जेएसपी एग्जीक्यूटेड बाय द कंटेनर टू जनरेट द एचटीएमएल output, and during this stage the container creates the necessary object and calls the JSP method as needed। और फाइनली जब सर्विसेज कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद से उस पेज को या फिर उस एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। व्हेन द JSP कंटेनर इज शट डाउन और द JSP पेज इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंटेनर द डिस्ट्रॉय, ओके। इसके मतलब ये एक तरह से देखेंगे जो अलग एक्स्ट्रा स्टेज है जो कि एक सर्वलेट के यहाँ पे ऐड होता है, तो पहले उसके पास जैसे मतलब कोई भी अलग स्टेज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जब यूज कर रहे हैं तो कुछ स्टेज है जो कि एक्स्ट्रा लग रही हैं। इनिशियल हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे डायनामिक यहाँ पे यूज करते हैं जेएसपी यूज करके, और वो अल्टीमेटली जाकर एक जैसे सर्वलेट में जाकर वो कन्वर्ट होती है, उसके बाद से वो चलती है। तो ये भी मतलब सही होगा कहना कि मोस्टली जो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर सर्वलेट से ही रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे क्या क्या फीचर है जेएसपी के। तो इससे कुछ फीचर्स हैं जिसमें है कि जेएसपी अलाउ फॉर सेपरेशन फाइल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, तो जिससे क्या होता है कम्प्लेक्सिटी कम होती है। इट कैन इजीली इंटीग्रेट विद जावा सर्वलेट, ठीक है, जिसमें जावा सपोर्ट करता है उसमें आराम से ये इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट हैंड इनेबल, इस पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज की तरह हम कोड कर सकते हैं, जैसे कि एचटीएमएल पेज में जावा कोड लिख सकते हैं स्क्रिप्ट के फॉर्म में, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सपोर्ट स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, ठीक है। एडवांटेज में सिंपलीफाइड डेवलपमेंट प्रोसेस, इजी टू मेंटेन, सपोर्ट जावा बीन्स, ठीक है, विच मेक्स इट इजियर टू मैनेज कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ रीजनेबल कंपोनेंट। तो ये सारे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में चलते हैं, देखते हैं कि इट कैन डिफिकल्ट टू लर्न। तो जो जावा पहले से नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें मेनली जावा का कॉन्सेप्ट ही लगता है। तो हालांकि ये वेब पेज बनाते हैं, लेकिन एचटीएमएल और सीएसएस का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, क्योंकि वो वेब पेज के लिए वो चाहिए कीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होता है और बाकी जो इसमें कन्वर्जन होता है, तो उसको देखेंगे तो सारा वो जावा की तरह ही कोड होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कैन बी डिफिकल्ट टू लर्न फॉर डेवलपर्स हु आर नॉट फेमिलियर विद जावा। और सेकंड पॉइंट है सेपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस लॉजिक मेक हार्डर टू डेवलप, यही उसके साथ जो उस स्पीड को कम कर देता है, ओके। जेएसपी कैन रिजल्ट इन स्लोअर पेज लोड टाइम्स, प्रोनो टू सिक्योरिटी वनरेबिलिटी, तो सिक्योरिटी का थोड़ा सा इफेक्ट करता ही है, ठीक है। प्रॉपरली नहीं, बट इसको हैंडल किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए नॉर्मली तो ये सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। जेएसपी कैन बी लिमिटेड इन फंक्शनैलिटी कंपेयर टू अदर वेब पेज टेक्नोलॉजी। जावास्क्रिप्ट और पीएचपी जो है जो वेब पेज के लिए बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंट है,
उसके कंपेरिजन में लिमिटेड फंक्शनलिटी था, लेकिन यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है अगर हम इसको हैंडल करें उस प्रोनो को। सिक्योरिटी इसको सिक्योरिटी को हैंडल करें तो जावा से अच्छी सिक्योरिटी मिल सकती है। ओके, सो जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्या है? ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली जेएसपी पेज में हम यूज कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन इंस्टॉलेशन के, ठीक है। जेएसपी प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी जेएसपी पेजेस। These objects can be used to access information about the JSP environment, like a request, response, and the other objects. इस तरह कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन, एप्लीकेशन, पेज कॉन्टेक्स्ट और आउट। ये सारे इसी का ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको आगे हम यूज कर सकते हैं। और आउट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम फर्दर आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल में करके भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दिया गया है स्क्रिप्ट के फॉर्म में, जैसे कि हम एचटीएमएल पेज में हम अब जावा स्क्रिप्ट कैसे लिखते थे, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट करके बीच में जावा स्क्रिप्ट कोड लिखते थे। वैसे यहाँ पे ये एक स्क्रिप्ट ही मान सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो एक कोड लिखे हैं जावा का, जैसे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर नेम। तो ये एक एट्रीब्यूट है जिससे हम पैरामीटर का नेम का इसमें जो वैल्यू दिया गया होगा उसको हम गेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट दिया गया कैसे लिखा जाता है स्क्रिप्टिंग कोड, ये जावा कोड विद इन द एचटीएमएल। द इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? तो यहाँ पे कुछ 7 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को लिखा गया है। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन, एप्लीकेशन, कॉन्फिग, पेज कॉन्टेक्स्ट, आउट। ओके, तो रिक्वेस्ट क्या करता है कि सिंपल इसके नाम से है कि इट रिक्वेस्ट द क्लाइंट से एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड कंटेन इन्फॉर्मेशन सच एज पैरामीटर एंड हेडर। तो क्लाइंट से क्या करता है कि रिक्वेस्ट करता है पैरामीटर हेडर्स को, जैसे कि यहाँ पर हम एक्सेस द नेम पैरामीटर सेंड बाय द क्लाइंट इन द यूआरएल। We can use the following JSP code to access the name parameter sent by the client in URL। जैसे कि हम कितना हम पेज देखे होंगे कि जब कोई इनपुट हम कोई डेटा मतलब भरते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं और सबमिट जैसे ही करते हैं तो उसका जो वैल्यू हम पुट किए होंगे वो एक पर्टिकुलर की के साथ लगकर वो पूरा पूरा एड्रेस में शो होता है, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप में जाता है। तो वो क्लाइंट एक तरह से क्लाइंट के द्वारा जनरेट होता है, उसके बाद जाता है। तो जो यूआरएल में चेंजेस होते हैं उसको भी एडिट करने के लिए एक पर्टिकुलर गेट पैरामीटर यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स में क्या है? इट रिप्रेजेंट द एक्टिविटी रिस्पॉन्स दैट द सर्वर सेंड द क्लाइंट to send a content type of the response to plain text, and we can use the following JSP code, ठीक है। मतलब कंटेंट टाइप सेट करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेट कंटेंट टाइप, ये जो एट्रीब्यूट होता है ये सेट करने के लिए भी होता है। और ये रिस्पॉन्स के फॉर्म में, जैसे कि ये रिस्पॉन्स जैसे हम रिक्वेस्ट किया, ठीक है, सर्वर से, तो सर्वर जो भेजेगा वो कोई ना कोई फॉर्मेट में होगा। जैसे अगर एचटीएमएल पे होता है तो टेक्स्ट एचटीएमएल होगा या टेक्स्ट प्लेन, तो उस तरह से ये टाइप को एक तरह से ये सेट कर रहा है, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स का फॉर्म में क्योंकि सर्वर दे रहा है तो रिस्पॉन्स का फॉर्म, इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्स का यूज़ दिखाया गया है। सेशन में क्या होता है कि एक जो सेशन जनरेट होता है उसमें सेट एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम पर्टिकुलर की के साथ जो वैल्यू होता है उसको हम सेट कर सकते हैं और उसको फर्दर जो सेशन की जो एक्टिविटी होती है उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड द यूजर सेशन इन विच स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस अक्रॉस द मल्टीपल रिक्वेस्ट। और आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन एट्रीब्यूट जो कि रिप्रेजेंट करता है जेएसपी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस बाय ऑल जेएसपी पेजेस इन सेम कॉन्टेक्स्ट। Config. This determines the configuration information about the of the JSP page, such as initialization parameter. To get the value of initialization parameter, ये कोई नाम है, ठीक है। वी कैन यूज द जेएसपी कोड, जैसे कि ये हम सिंपल से एचटीएमएल कोड है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे स्क्रिप्टिंग बोला गया है। ये पैराग्राफ है, पर यहाँ पे क्लोजर है और यहाँ पे एक डायनेमिक डेटा आ सकता है, ठीक है। और उसके स्क्रिप्ट का फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया जावा का कोड डाल। ठीक है, यहाँ पे एक क्या करते हैं डिक्लेरेशन साइड टैग है ये, इसको फर्दर हम जानेंगे कैसे हम ये अलग अलग तरह के होते हैं टैग, ठीक है। स्क्रिप्टलेट इस तरह की चीज़ें होती है, उसको विद इन द एचटीएमएल के टैग के बीच में यूज किया गया, ठीक है। context page context, it represents the context of the JSP pages and contain information that can be accessed by the all JSP elements on the pages।
ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया गया है वो जेएसपी के सारे पेजेस के एलिमेंट में जो जेएसपी के एलिमेंट्स होते हैं उसी के जेएसपी पेज के हर एक एलिमेंट्स द्वारा मतलब एक्सेस किया जा सकता है। अभी जो ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आउट आउट सिंपल पता है कि हमको प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट प्रिंट आउट स्ट्रीम यूज टू सेंड कंटेंट टू द क्लाइंट। और इसलिए कि जब क्लाइंट सर्वर सॉकेट प्रोवाइड करें तो वहाँ पे आउट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे हम जैसे कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो उसको रिस्पॉन्स का फॉर्म जो देना होता है वो आउट को एक प्रिंट राइटर क्लास यूज करके हम आउट बनाते हैं ऑब्जेक्ट, उससे हम रिटर्न कराते हैं क्लाइंट को, हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ है कि जेएसपी डायरेक्टिव, ठीक है। जेएसपी डायरेक्टिव बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जेएसपी का। And JSP directives provide instructions to JSP in general how to process। ये डायरेक्टिव्स बताते हैं कि जो JSP पे होता है वो कैसे प्रोसेस करना है और कैसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। ये इट यूज टू स्पेसिफाई पेज सेटिंग इंपोर्ट क्लासेस एंड डिफाइन कस्टम पेज। जैसे कि हम जब स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट चाहे कोई भी हो, ठीक है, जावा कोड लिख रहे हैं तो उसमें बहुत बहुत से पैकेज बने होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, उनको इंपोर्ट कराना होता है। तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पे डायरेक्टिव्स मिलेंगी, ठीक है। कि इंपोर्ट कराना था कैसे, अगर पेज को इंपोर्ट करना कैसे करना है, कोई टैग लगाना था कैसे करना है। इसीलिए यहाँ पे जेएसपी डायरेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। वो तीन तरह के हैं जहाँ पे पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव और टैगलिव डायरेक्टिव, इन तीनों के अलग अलग से काम है, ठीक है। जैसे कि पेज डायरेक्टिव है, यूज किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए उस कंटेंट का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन यूजिंग, ये एक फॉर्मेट है इसका, एट द रेट करके पेज, ओके। अब इसके अंदर अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे इंपोर्ट करने के लिए कंटेंट सेट का कंटेंट टाइप बताने के लिए, सेशन के लिए इज एरर पेज, ये सारे इसके अंदर अंदर आने वाले एट्रीब्यूट्स हैं जो ये पेज डायरेक्टरी के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पेज लिखा हुआ है, ऐसे अलग अलग चीज़ के यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये कौन सा डिक्लेरेटिव है, पेज डायरेक्टिव है, जिसका एक फॉर्मेट है, जिसके अब उसमें इंपोर्ट के लिए अगर ऐसे लिखना है, ठीक है, कंटेंट सेट करने के लिए ऐसे लिखना है एट्रीब्यूट्स में, सेशन के लिए ऐसे लिखना है सेशन फॉल्स टू, या फिर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है सेशन के लिए, और ईच पेयर ईच एरर पेज यहाँ पे ट्रू। मतलब ये एक फॉर्मेट दिया गया है कि जो हमारा ये पेज डायरेक्टिव है वो पहले तो ये इंक्लूड करा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जावा को इंक्लूड कराना ही पड़ता है, इंपोर्ट कराना ही पड़ता है, ठीक है। तो इंपोर्ट कराने के लिए तो समझ पेज डायरेक्टिव है, ठीक है। इंक्लूड डायरेक्टिव क्या है देख लो, यूज टू इंक्लूड द फाइल। जैसे कि अगर कोई फाइल को एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड करना हो तो जेएसपी फाइल में, तो उसके लिए जो इंक्लूड डायरेक्टिव है उसका यूज करते हैं, ये भी एट द रेट नोटेशन से यूज करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है टैगलिव डायरेक्टिव। इसको यूज किया जाता है कि इसका यूज किया जाता है डिक्लेरेशन कस्टम टैग। कस्टम टैग के एग्जाम्पल अच्छे से देखेंगे, इसमें पता चला कैसे कस्टम टैग यूज करते हैं और वो कैसे उसको के एचटीएमएल के पेज में कैसे लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली फॉर्मेट है टैगलिव और ये डिफाइंड है, ठीक है। और ये पूरा पूरा एड्रेस है, इसमें प्रीफिक्स और सिक्स। यहाँ पे देखते हैं कि यूरी क्या है, यूरी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द टैग लाइब्रेरी। तो पूरा पूरा टैग लाइब्रेरी क्या मतलब स्पेसिफाई करता है। प्रीफिक्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द प्रीफिक्स दैट विल बी यूज टू रेफर द टैग लाइब्रेरी इन जेएसपी। और सी जो है वो प्रीफिक्स होता है जो हम जेएसटीएल टैग लाइब्रेरी जावा जेएसटीएल, ठीक है। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट क्या होते हैं, ओके। So scripting element JSP provides several scripting element to embed Java code into JSP page। हमारा जो JSP है वो अलग अलग तरह से मतलब बहुत से डिफरेंट टाइप के स्क्रिप्टिंग एलिमेंट प्रोवाइड कराता है, जिससे हम क्या कर जावा कोड को इम्बेड कर देते हैं, कर सकते हैं JSP के पेज में, ठीक है। एंड दीज एलिमेंट्स इंक्लूड स्क्रिप्टलेट एक्सप्रेशन डिक्लेरेशन, और भी दो तीन हैं जो कि आगे हम देखेंगे। और यहाँ पे शॉर्ट में दिखाया गया स्क्रिप्ट क्या करता है, यूज टू एग्जीक्यूट आर्बिट्री एक्सप्रेशन आर यूज टू इवेलुएट द डिस्प्ले, एंड डिक्लेरेशन आर यूज टू डिफाइन वेरिएबल एंड मेथड्स, ठीक है। और इनका मतलब अलग अलग जो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स है ना, इनके लिखने के अलग अलग कन्वेंशन भी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो लोअर केस परंत परसेंटेज और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। इसी तरह किसी में एक्सक्लेमेशन, किसी में इक्वल टू, किसी में एट द रेट, ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी। इसलिए स्क्रिप्ट एलिमेंट के यहाँ पे टाइप्स हो गए हैं अलग अलग। जैसे मैं फर्दर मेनली यहाँ पर चार ही गिना था, लेकिन एक ये जो है इसको, जैसे कि हम जावा स्क्रिप्ट कोड लिखते थे ना, एक डॉलर सिंबल दे के, और एक पहले तो ब्रेस लगाते थे वो कर्ली ब्रेसेस,
डॉलर सिंबल और विद इन हम कोई ऑब्जेक्ट को या फिर एलिमेंट को हम लिख देते हैं, डिफाइंड एलिमेंट को, ठीक है। तो ये उसी तरह के इसमें देखने को मिलेगा, इसमें लास्ट में देखेंगे भी इसको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं डिक्लेरेशन टैग, जैसे हम लोग पहले ही बताया कि यूज डिक्लेयर्स वेरिएबल एंड मेथड्स। वेरिएबल और मेथड डिक्लेयर करने के डिक्लेरेशन टैग यूज किया जाता है, जो कि सारे के सारे स्क्रिप्ट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट है यहाँ पे एंगल ब्रेसेस और परसेंटेज और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और क्लोज कर देंगे परसेंटेज और एंगल ब्रेकेट, ठीक है। इसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल या फिर मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे लास्ट में एक ऐसा एग्जांपल देखिए जिसमें सारा का सारा यहाँ पे स्क्रिप्ट एलिमेंट ऐड किया होंगे, ठीक है। अगला है एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग में सिंपल टू वहाँ पे एक्सप्रेशन मार्क था, यहाँ पे एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अंदर में कोई भी हम एक वेरिएबल या मेथड डाल सकते हैं, ठीक है, उसी की तरह, ठीक है। इट यूज टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन डायरेक्टली इनटू द आउटपुट। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, मान लीजिए एक पैराग्राफ है, ठीक है, और वहाँ प्रिंट कराना है कि यू हैव विजिटेड डैश टाइम ऑन दिस पेज। तो डैश टाइम को यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला टैग लगाकर यहाँ पे एक देंगे और एक से वैल्यू हम काउंट कर लेंगे हम सेशन से, या फिर कैसे भी काउंट करना होगा पेज विजिट को, ठीक है। और जो एक्शन वैल्यू आ रहा होगा वो विद इन द एस्टिमेट के मतलब बीच में हम ये इसको रख कर सिंपल सा प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो इसका यूज हो गया एक्सप्रेशन टैग। अब आते हैं स्क्रिप्टलेट टैग का। स्क्रिप्टलेट टैग यूज टू इंक्लूड द जावा कोड इन जावा एंड जेएसपी। जावा कोड का सिंपल यूज करने के लिए हम स्क्रिप्टलेट टैग, एक तरह से सारा का सारा एक दूसरे से काम रिलेट ही करते हैं, क्योंकि सारा कॉमन ही काम कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसको ज़्यादा एफिशिएंट कर देती हैं, कि जैसे कि एक छोटा सा कोड को आउटपुट करना है तो वहाँ हम यूज कर लें एक्सप्रेशन वाला इक्वल टू एक्स वाला, ठीक है। अब पूरे का पूरा यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि ये मेथड ये है, ये कोड ये वेरिएबल है, तो उसके लिए हम ये वाला यूज कर लेंगे टैग। थर्ड वाला एक रिप्लेस, जैसे कि वहाँ पे नॉर्मल सा उसी तरह का होगा, लेकिन यहाँ पे इसको प्लेस किया था सर्विस मेथड के अंदर, ओके। और अगला है हमारा डायरेक्टिव टैग्स, ठीक है। डायरेक्टिव्स क्या होता है, टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू पेज दैट हाउ टू प्रोसीड द पेज। जैसे कि इसमें वहाँ पे जो पेज डायरेक्टिव्स थे, ठीक है, पेज डायरेक्टिव वही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो यूज करते शुरू में ना, इसको टैग डायरेक्टिव टैग बोलते हैं। हालांकि अगर इसको देखा जाए तो पेज डायरेक्टिव है डायरेक्टिव्स के हिसाब से, ठीक है। और टैग्स के हिसाब से यहाँ पे स्क्रिप्ट एलिमेंट के हिसाब से ये डायरेक्टिव टैग है, और इसके हिसाब से ये डायरेक्ट पेज डायरेक्टिव है, ठीक है। जिसमें हम क्या करें, अलग अलग टाइप या फिर उसको इंक्लूड करना है, ऐसे करके चीज़ इंपोर्ट करना, ठीक है। वो सारी चीज़ यहाँ पे मतलब लिख सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैग में पेज को लैंग्वेज का टाइप, कंटेंट टाइप, ठीक है, चार सेट, जैसे कि HTML पेज का नंबर है, ठीक है, और पेज इनकोडिंग इसका कोड, इस सारे चीज़ हम डायरेक्ट टैग में लिख सकते हैं। अगला हमारे लास्ट में जो कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें जावा बीन्स कंपोनेंट को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। डाटा सोर्स का भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं ये एक जो फॉर्मेट है, लेकिन उसमें क्या होता है कि डॉलर लगाते हैं और कोलिब्रेशंस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मेट ही है जिसमें स्क्रिप्ट एलिमेंट का पांचवा है, जो कि ज़्यादातर इसको नहीं मतलब दिखाता, लेकिन ये भी होता है, इसका भी यूज होता है, ठीक है। बट ये यूज करता है जेडबिन कंपोनेंट्स को और अदर डाटा सोर्सेस को, ओके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है अच्छा सा, जिसमें हम देखेंगे कि सारे जो सारे हमारे टैग्स हैं वो यूज किए गए हैं, ठीक है। और इससे हमें पूरा क्लियर हो जाए कि कौन सा टैग किधर कितना मतलब किस कन्वर्स। तो यहाँ पे हम एक शुरू में देखते हैं कि ये परसेंटेज और एट द रेट यूज़ किया गया है। तो जैसे कि हमको पता है कि एट द रेट जो यूज़ किया जाता है वो डायरेक्टिव टाइप के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम पेज लैंग्वेज और से कंटेंट टाइप को हम डिफाइन करते हैं। तो जो पहला हमारा है डायरेक्टिव टैग जो होता है हमारा स्क्रिप्ट एलिमेंट का, उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है, ओके। और आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पे ये सारा हमारा HTML कोड है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं HTML कोड के अंदर यहाँ पे जावा कोड इम्बेड किया गया है। तो ये जेएसपी का ही कमाल है, जो कि हम एक HTML पेज के अंदर ये सब लिख पाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट एलिमेंट का क्या चीज़ यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क का। तो एक्सक्लेमेशन मार्क का डिक्लेरेशन टैग का, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन टैग का यूज किया गया है, यहाँ पे जो परसेंटेज के बाद एक्सप्रेशन दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज़ किया गया है, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक स्क्रिप्ट एक भी यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो केवल परसेंटेज दिख रहे हैं यहाँ पे,
स्क्रिप्ट टैग का भी यूज किया गया है। ओके, और आगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग भी यूज किया गया, जैसे कि इक्वल टू करके था हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ है, ठीक है, HTML का। इस पैराग्राफ के अंदर एक टेक्स्ट है कि द रिजल्ट ऑफ 2+2 इज, ये तो नॉर्मल HTML का फॉर्मेट, ठीक है। इसके अंदर एक स्क्रिप्ट लगाया गया है यहाँ पे, यहाँ तक एक्सप्रेशन वाला, ये एक्सप्रेशन टैग यूज किया गया है, जिसमें हम सिंपल से इसका प्लस करके प्रिंट हो जाएगा, यहीं का आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा यूज किया गया है, वो सबसे लास्ट वाला था हमारा एक्सप्रेशन लैंग्वेज वाला, जो कि यूज करता है कि जावा यूज यूज करता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे पहले तो ये क्लास और आईडी से लिया गया, जैसे कि डिफाइन रहेगा, हम मतलब कोई जो है प्रिंट करेंगे उसमें इस तरह से हम डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसको हम यूज कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसको डिफाइन किया गया और यहाँ पे यूज किया गया। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, जैसे कि तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि अगर जेएसपी का यूज करके, जेएसपी कोड के यूज करके कमेंट देना है HTML में, ठीक है, तो कैसे देना है, ऐसे ही हमारा, लेकिन यहाँ पे इसके जगह हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है HTML में, ठीक है, और पीछे एक नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक जो था प्रॉपर एग्जाम्पल, जिसमें सारा एक स्क्रिप्ट एलिमेंट को यूज किया गया है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट है हमारा। अब देखते हैं कि जो फील्ड्स है, मतलब फील्ड और वैल्यू को हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक मतलब जैसे कि कोई इनपुट आता है, उसमें मल्टीपल चीज़ें रहती हैं, उसमें से किसी एक चीज़ को कैसे निकालना है, और किसको गेट करना है, और किसको कैसे रिट्रीव करना है, किसको टारगेट करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हाउ टू एक्सट्रैक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ अलग अलग से तरीके हैं जिसे निकालने के लिए, रिक्वेस्ट पैरामीटर, यूआरएल पैरामीटर, सेशन पैरामीटर, एप्लीकेशन पैरामीटर, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिंग फील्ड्स एंड वैल्यूज में से सबसे पहले हम देखते हैं कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहला एक वे है हमारा रिक्वेस्ट पैरामीटर, कॉमन वे एक्सट्रैक्ट करने का, इसमें इंग्लिश ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा एक HTML का फॉर्म हो गया, ठीक है, इसमें एक्शन यहाँ पे मेथड है, हम देखिए यहाँ पे एक टाइप है और नेम है। तो ये जो नेम का जो एक एट्रीब्यूट है HTML टाइप का, तो इसमें हम ये जो इनपुट है, तो यहाँ पे कोई भी जो हमारा इनपुट जो दे सकता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे देगा वैल्यू, उसको हम एक्सेस करना है। तो ये जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है, इसी से हम इसको टारगेट करेंगे, और इसमें जो भी आएगा इस हमारे नेम के वैल्यू में, उसका पूरा मतलब वैल्यू हम एक तरह से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, ऐसे ही यहाँ पे नेम में ये हो गया, लास्ट नेम में भी हो गया, सबमिट करेगा तो ये एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब जैसे ये हमारा एक फॉर्म हो गया, इसमें हम नेम यहाँ पे दिए हैं फर्स्ट नेम, यहाँ पे नेम लास्ट नेम, ठीक है। अब इसको हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल में इसको गेट कर स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल बना लिए, उसमें रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर, पैरामीटर का नाम है हमारा फर्स्ट नेम। तो पैरामीटर यहाँ पे दिया गया फर्स्ट नेम, अब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। वैसे जो लास्ट नेम था, वैसे लास्ट नेम यहाँ पे जो इस टैग में वैल्यू डालेगा जिस यूजर, उसका वैल्यू यहाँ इसमें स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ये जो रिक्वेस्ट पैरामीटर यूज करके यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली एक डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यूआरएल पैरामीटर का, क्योंकि जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि सारा जो वैल्यू मतलब फिल किए होते हैं, वो वैल्यू और उसके साथ एक की लाकर वहाँ पे यूआरएल में दिखता है हमको, या फिर और उसी के यहाँ पे दिखा रहा है कि जो एंकर टैग है उसके अंदर एक सिर्फ लिंक है, उसके अंदर ये डेटा ऐड हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लिंक का एक कुछ फॉर्मेट होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है JSP प्रोसेस टू, तो नेम इक्वल टू जॉन और एज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा HTML पेज में रहेगा, और इसको एक्सेस करने के लिए क्या होगा, JSP वाले पेज में हम क्या करते हैं, एक्सेस करने के लिए वैल्यू का यूज करें, ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वैसे एक वेरिएबल में हम इसको एक्सेस कराएंगे और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और उसके वैल्यू को यहाँ पे नाम दे देंगे, ठीक है। तो उस पैरामीटर का जब हम को नाम दिया उसका, इस पैरामीटर में के जो मेथड्स हैं, इसके अंदर उस वैल्यू का नाम दिए, तो उसका जो वैल्यू वहाँ पे मतलब उसे करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा डाला जाएगा, वो डेटा क्या होगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डाला गया है क्या, जैसे डॉट नेम इक्वल टू जॉन, तो नेम में जो क्या है, नेम इक्वल टू जॉन है, तो ये डेटा हमारे इसमें जॉन यहाँ नेम में आ जाएगा। वही यहाँ पे एज इक्वल टू 5 है, तो एज का जो डेटा होगा वहाँ पे इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इससे क्या कहते हैं, यूआरएल पैरामीटर को पैरामीटर से एक्सेस करना डेटा सेशन टेबल यूज करके कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक सेशन है, उसमें क्या एक सेशन एट्रीब्यूट से यहाँ पे यूजर को सेट किया गया है जॉन को, ठीक है। अब उसको गेट करना है, तो एक वेरिएबल में गेट करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नाम दें, क्योंकि यहाँ पे एट्रीब्यूट और उसका वैल्यू,
तो यहाँ पे गेट करने के लिए सीधे एट्रीब्यूट का नाम देंगे, वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगला है हमारा एप्लीकेशन एट्रीब्यूट। ओके, सो एप्लीकेशन एट्रीब्यूट क्या होता है कि एक की होता है, उसको उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है, लेकिन इसमें जो पैरामीटर होता है वो एक सेट एट्रीब्यूट का होता है। अगर सेट एट्रीब्यूट में जो एप्लीकेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट और इसमें जो की वैल्यू होता है, इसको यूज करने के लिए सिंपल सा एक स्ट्रिंग टाइप मतलब जब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में हम टाइप कर लेंगे, क्योंकि स्टोर करा स्ट्रिंग में, ठीक है। अब उसी से हम करस्पॉन्डिंग हम यूज करें एप्लीकेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, क्योंकि वहाँ पे था सेट एट्रीब्यूट की और वैल्यू, तो गेट एट्रीब्यूट से की डालेंगे, उसका वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये हमारा था एप्लीकेशन एट्रीब्यूट, ठीक है। अब जेएसपी के अलावा से और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यहाँ पे गेट सेट एक दो ही देख लिए यहाँ पे, ठीक है। अब एसएसपी एट्रीब्यूट क्या यूज करता है, यूज एट्रीब्यूट टू स्टोर इन शेयर द डेटा, जैसे कि एक्सट्रा हम यूज कर रहे थे, तो एक स्टोर कर रहा था हम यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे की डाल दिया, उसके वैल्यू आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जेएसपी एट्रीब्यूट कितने टाइप है। तो जेएसपी एट्रीब्यूट के चार टाइप है, जो पेज एट्रीब्यूट, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट, सेशन एट्रीब्यूट, एप्लीकेशन एट्रीब्यूट, ठीक है। जो पेज एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो पेज एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनका यूज किया जाता है कि वैल्यू को रिट्रीव करने में और सेट करने के लिए, ठीक है। एंड एक्सेसिबल टू ऑल द कंपोनेंट ऑन द सेम पेज, मतलब उसी पेज पे मतलब सारे कंपोनेंट को एक्सेस कर सकता है वो। अब इसका कैसे डिक्लेरेशन करते हैं, यूज करने का सिंपल सा तरीका है एंगल ब्रेसेस, उसके बाद से परसेंटेज एट द रेट पेज एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, ओके। अब इसको अब एट्रीब्यूट इक्वल से बोले ये फॉर्मेट होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे नाम देंगे उसको वैल्यू देंगे, तो इस नाम से हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया एट दैट पेज टाइटल इक्वल टू वेलकम टू माई वेबसाइट। अब इसको एक्सेस करेंगे टाइटल से, तो जो जो जहाँ पे यूज़ करेंगे उसका भी टाइटल यही हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम एक्सप्रेशन टैग लगा के, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट टाइटल, तो गेट एट्रीब्यूट टाइटल एट्रीब्यूट का कोई भी जो वैल्यू हो, उसका वैल्यू यहाँ पे जो मतलब डिस्प्ले हो जाएगी, ये वाला वैल्यू इससे कोरस्पोंडेंट डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। वैसे सेकंड वाले एट्रीब्यूट से हमारा रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट, जिसका यूज किया जाता है डेटा को शुरू करने के लिए, ओके। तो इस केस में एक लंबा चौड़ा एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जिसमें सिंपल से समझते हैं कि एक यहाँ पे पेज है डायरेक्टिव है, ठीक है, लैंग्वेज पर जावा, ओके। ये हमको बता दिया इनको, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ किया गया जावा का, यहाँ पे एक तरह से गेट किया जा रहा है इसकी का इस वैल्यू को, ठीक है, एलिमेंट के वैल्यू को। अब आने के बाद से जब स्टोर हो जाएगा इसमें, उसको सिंपल या एक नया मैसेज बनाएंगे, फर्दर हम एक स्ट्रिंग को यूज करके, ठीक है, स्ट्रिंग है थैंक यू, जो नाम आएगा वो, जो ईमेल जो नेम ईमेल आएगा वो, उसके बाद से हैज बीन एडेड टू मेलिंग लिस्ट, ओके। अब उसके बाद से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट और सेट एट्रीब्यूट के हिसाब से वो जो मैसेज है उसको एक पर्टिकुलर की पे हम सेट कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे फॉर्म सबमिशन है, जिसमें यूज किया गया है ये एक रिक्वेस्ट और गेट एट्रीब्यूट मैसेज, उसका जो भी वैल्यू होगा वहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि हम कोई भी मान लीजिए कोई फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, नाम और ईमेल आई डाल दिए और सबमिट कर दिए, तो हमको बस आना चाहिए कि वो जो सबमिट किया है वो हमारा सही है कि नहीं, या फिर डाले हैं वो देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो जैसे जैसे कि दो यहाँ पे एचटीएमएल का पेज है, वहाँ पे उसमें दो वैल्यू डालना है, नेम और ईमेल डाल दिए और नेक्स्ट जैसे किए, तो वही प्रिंट होकर आ जाएगा थैंक यू। आप जो नेम डालेंगे वो, उसके बाद ईमेल आई डी, और वो जो ईमेल डालेंगे वो हैज़ बीन एडेड और मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ काम करेगा ये हमारा रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट, जो कि सेट कर देगा और गेट कर लेगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं सेशन एट्रीब्यूट। सेशन एट्रीब्यूट यूज टू स्टोर स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन, इसका यूज करता है कि सेट और स्टोर और रिट्रीव करने के लिए इन्फॉर्मेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए मतलब यूज कर सकते हैं इसको, okay, when a user makes a request to JSP page, session is created and store information। जब JSP पेज क्रिएट किया तो सेशन क्रिएट होता है और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। और सेशन एट्रीब्यूट्स कैन बी सेट, रिट्रीव एंड रिमूव, और वो सेशन क्या हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं, रिट्रीव हो सकते हैं और रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे HTTP सेशन से सेशन क्रिएट किया गया है, ठीक है, रिक्वेस्ट सेशन, उसके बाद सेशन को सेट एट्रीब्यूट किया गया है इसके पे इस वैल्यू पे, ओके। और आगे यहाँ पे एक सेशन को क्रिएट किया गया गेट सेशन से, और यूजर एक वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग टाइप का जो सेशन का है, ठीक है, जो वैल्यू हम गेट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की यहाँ पे, ठीक है। अब गेट कर उसी की के जो के लिए यहाँ सेट किया गया था, उसकी हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी उसमें दिया दिया जाएगा ऊपर यहाँ पे, इसमें जो भी दिया गया है, जैसे कि जॉन दिया गया, ठीक है,
तो गेट करेंगे उसकी की से, तो जो है इसमें आ जाएगा और स्टोर हो जाएगा इसमें, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं जैसे आउट ऑफ प्रिंट से हमारा आराम से प्रिंट हो जाएगा। वेलकम जो नाम दिया वेलकम चोन, आराम से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह गेट सेशन से मतलब गेट सेशन, और वहाँ पे गेट सेशन रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और आगे मूव करते हैं एप्लीकेशन एट्रीब्यूट। ओके, एप्लीकेशन एट्रीब्यूट यूज किया जाता है कि डेटा को स्टोर करने जो कि यूज होता है, मतलब इट यूज टू स्टोर डेटा दैट नीड टू बी एक्सेस्ड अक्रॉस द एंटायर एप्लीकेशन। सारे एप्लीकेशन में मतलब जो भी यूज होता है उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज पड़ता है। ठीक है, एट्रीब्यूट कैन बी सेट, रिट्रीव एंड रिमूव विद इन एनी जेएसपी पेज और सर्वलेट पेज। So here an example of how to set an example attribute in JSP। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टैटिक यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे स्ट्रिंग का ले लें वेलकम टू माय पेज। ठीक है, अब एप्लीकेशन और सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट वेलकम मैं यहाँ पे मैसेज यहाँ पे इसकी के साथ इसका वैल्यू मतलब इस वेरिएबल को हम सेट कर देना है। तो इस वेरिएबल में हम क्या स्टोर किया है, ये स्टोर किया हमने। अब जो सेट कर दिए हैं उस वेरिएबल को इसके के साथ, अब जब भी इसको हम पैरामीटर को एक्सेस करेंगे तो हम वैल्यू क्या मिलेगा, ये वाला। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू गेट एट्रीब्यूट, वहाँ एट्रीब्यूट का नाम दिया गया है। ठीक है, अब हम उसी को प्रिंट कर देंगे, जो भी वहाँ दिया हो गया वहाँ पे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन एट्रीब्यूट का कमाल जो कि सेट कर सकता है और गेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे गेट कर रहे हैं, वहाँ पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेशन। जेएसपी में सेशन कैसे काम करता है। जेएसपी पेज कैन बी यूज इन सेशन ऑब्जेक्ट टू मैनेज यूजर सेशन एंड स्टोर यूजर स्पेसिफिक डेटा। तो सेशन के नाम से एक समझ सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेशन मतलब एक कुकीज़ जो होते हैं वो सेशन के बाद यूज किए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे कि डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, और विद इन अ टाइम यूजर आ रहा है तो उसको बार बार लॉगिन नहीं करवाना है। तो एक क्विज और सेशन के साथ बहुत ही अच्छा चीज़ है, मतलब डेवलप किया मतलब किया जाता है। ठीक है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। Sessions in JSP are used to maintain state and store user-specific data between requests. For example, to retrieve a session attribute in JSP page, you can use the following syntax like we have a variable, okay, and typecast string and session dot get attribute username. अब इस ये जो जिसका वैल्यू की होगा, ठीक है, उसका वैल्यू यहाँ पे गेट कर लेंगे और स्टोर हो जाएगा इसमें। देखते हैं जेएसपी सेशन कितने तरह के होते हैं। HTTP सेशन, यूआरएल रीराइटिंग, कुकीज, हिडन फॉर्म, फाइल्स। ठीक है, ये बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि HTML में भी रहता है, ये चीज़ें रहती है हाइड करके रखते हैं। ठीक है, HTTP सेशन, सेशन मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइड ऑब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई द यूजर across more than one page। HTTP सेशन होता है सेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट होता है जो कि यूज किया जाता है यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, एंड क्रिएटेड बाय यूजिंग गेट सेशन। ओके, देखते हैं। तो HTTP सेशन, सेशन इक्वल रिक्वेस्ट गेट सेशन ट्रू एंड सेशन सेट एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट इसका वैल्यू ये है, इसके पे ये वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं कि यूआरएल रेडी क्या है। सेशन इन्फॉर्मेशन इज एडेड टू द यूआरएल, सेशन इन्फॉर्मेशन इज एडेड टू द यूआरएल, इसका काम है। टेक्निक अलाउ टू यूजर टू कंटिन्यू यूजिंग द सेम सेशन, मतलब सेम सेशन यूज करने के लिए मतलब ये तरह से हेल्प करता है। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि जो हमारा HTML का href लिंक है, जेएसपी का पेज है, अगर आता है तो सेशन आईडी इक्वल टू सेशन आईडी गेट। ओके, समझ गए, तो जो भी सेशन आईडी जनरेट किया गया होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे सेट कर दिया जाएगा। बेसिकली यही कहा यूआरएल रीराइटिंग। तो ये यूआरएल पेज मतलब लिंक है, जैसे कि इनका टैग होता है जो उसका उसके अंदर के इसका मतलब अपडेट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि पेज अगर मान लीजिए यहाँ पे गेट आईडी 50 है तो 50 पे सेशन आईडी 50 पे चलेगा। ठीक है, और वहीं पे कोई दूसरा आ गया तो उसको हम गेट करके उसको सेट कर दे रहे हैं यहाँ पे सेशन आईडी इक्वल टू सेशन डॉट गेट आईडी, जो भी आईडी है वहाँ पे मतलब इक्वल टू अटैच हो जाएगा। अब देखते हैं कुकीज। कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स दैट आर यूज्ड टू दैट आर स्टोर ऑन द क्लाइंट साइड एंड सेंड बैक टू सर्वर साइड ईच सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। तो कुकीज़ बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज एक यूज़र आता है हमें लॉगिन करने के लिए, तो यूज़र डाला लेते हैं, उसको क्या करते हैं कि 1 घंटे के लिए सेव कर लेते हैं। ठीक है,
अब 1 घंटे के अंदर जब भी यूजर फिर से आएगा तो वो उसको बार बार लॉगिन नहीं कराना पड़ेगा, इससे खुल जाएगा। और वही 1 घंटे के बाद आता है तो उसको लॉगिन करना पड़ जाएगा। तो ये कुकीज कुछ इस तरह से काम करते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिएट जो हो रहा है देख सकते हैं, कुकीज क्लास यूज किया गया, ऑब्जेक्ट बना यूजर कुकीज, ठीक है। न्यू कुकीज, यहाँ पे एक की डाला गया, उसका वैल्यू यहाँ पे जॉन, ओके। यहाँ पे टाइम डिफाइन किया जा रहा है कितने दिन तक, सपोज कि 1 महीना तक, ठीक है। तो यूजर कुकीज़ यहाँ पे किया गया है। डॉट सेट मैक्सेज, इसका टाइम सेट कर, ड्यूरेशन कब तक यहाँ पे कुकीज रहेगा, सेट रहेगा, ठीक है। टाइम बता दिए लगभग 1 महीने तक। उसके बाद से रिस्पॉन्स एड कुकीज, अब उसको ऐड कर दिया गया है। तो अब जो भी यहाँ पे यूजर था वहाँ पे लिखने के लिए वहाँ पे एलिजिबल रहेगा, दिखाई देगा, उसके बाद से वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हिडन फॉर्म एलिमेंट्स यूज टू स्टोर सेशन इंफॉर्मेशन इन एचटीएमएल फॉर्म, इन्वॉल्व्स एडिंग हिडन इनपुट फाइल, ओके। तो इसको तो मतलब एचटीएमएल में होता ही है हिडन करके, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक सबसे अच्छा चीज़ ये है नेम सेशन आईडी। तो जब एक्सेस करें सेशन आईडी से तो इसका वैल्यू आने लगेगा, तो वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे यूज किया गया है स्क्रिप्ट का, ठीक है। एक्सप्रेशन स्क्रिप्ट है, ठीक है। सेशन और गेट आईडी, आईडी को गेट करके वहाँ पे ये जो की हम यूज करेंगे उसका वैल्यू यहाँ पे इससे मिलता रहेगा अपडेट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट टैग, और ये जो चीज़ हमारा ये हिडन रहेगा क्योंकि टाइप हिडन दिया गया एचटीएमएल में, तो दिखाई तो नहीं देगा लेकिन ये आईडी हमें देता रहेगा, चेक कराता रहेगा। अब प्रॉपर जेएसपी कुकीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो जेएसपी पेजेस कैन यूज कुकीज़ टू स्टोर एंड रिट्रीव यूजर रेफरेंस। अब स्टोर कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, जेएसपी में ऐसा फैसिलिटी देता है, ठीक है। कुकीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा दैट आर स्टोर्ड ऑन अ क्लाइंट साइड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय द सर्वर साइड, क्योंकि भेज सकता है ये। जेएसपी अलाउज डेवलपर्स टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट कुकीज। डेवलपर क्या करते हैं, इसको हम डिलीट क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर डिलीट भी कर सकते हैं यूजिंग बिल्टिंग क्लासेस मेथड। अच्छा, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें क्या है, कुकीज़ क्रिएट किया गया ऑब्जेक्ट, इसमें की है, उसका वैल्यू है, सेट करते हैं उसका मैक्सिमम टाइम, अब उसको हम ऐड कर दे रहे हैं, रिस्पॉन्स उसका ऐड कुकीज़, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं कि जेएसपी कुकीज़ कितने प्रकार के, एक सेशन कुकीज़ और परसिस्टेंट कुकीज़। सेशन कुकीज़ क्या होते हैं, स्टोर्ड ऑन अ क्लाइंट साइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द यूजर सेशन, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है इसका सेशन कुकीज़ का। यूज टू स्टोर यूजर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल और प्रेफरेंस। तो यूजर क्या होता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यूज किया जाता है, लॉगिन डेटा यूज स्टोर कर लेगा, ठीक है। और कुछ प्रेफरेंस जो भी कोई चीज़ डेटा डालते हैं किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, उसको स्टोर करेगा सेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, यूजर नेम और वैल्यू जॉन डो। कुकीज़ होगा, कुकीज़ दोनों को हम पास कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐड कुकीज़ ऐड कर दे रहे हैं, सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। एक तरह से हम एक सेटिंग करें कुकीज़ की, ठीक है। अगला एक टाइप है परसिस्टेंट कुकीज़, स्टोर ऑन द क्लाइंट साइड फॉर द स्पेसिफिक ड्यूरेशन टाइम। ये सिर्फ क्लाइंट साइड के टाइप ही रहता है पर्टिकुलर टाइम के लिए। यूज रेस्टोर इन्फॉर्मेशन दैट नीड टू परसिस्ट अक्रॉस मल्टीपल सेशन। एक तरह से इंफॉर्मेशन का शो करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। इसका भी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सेट नेम लैंग्वेज वैल्यू इंग्लिश, मैक्सिमम यहाँ पे टाइम दिया गया 1 घंटा का, यहाँ पे 3600, ठीक है। कुकीज़ इक्वल टू कुकीज़ न्यू कुकीज़, और दोनों वैल्यू को वहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ कुकीज़ का ऑब्जेक्ट बन गया है, उसको उसको टाइम जो दिए थे यहाँ पे उसके यहाँ पे सेट कर दिए हैं, और उसको हम ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये चलेगा ऐसे, ये वैल्यू के साथ इतने टाइम तक चलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक वैल्यू है यहाँ कुकीज़, उसके बाद से कुकीज़ रिक्वेस्ट गेट कुकीज़, अब कुकीज़ से डेटा को ले रहे हैं, ठीक है। एक कुकीज़ नॉट इक्वल टू नल नहीं है, तो क्या करें, कुकीज़, अब यहाँ फोर ही चूज किया है, फोर कुकीज़। अब कुकीज़ के लिए कुकीज़ से स्ट्रिंग डॉट नेम इक्वल टू कुकीज़ डॉट गेट नेम, और स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू कुकीज़ डॉट गेट वैल्यू। इससे क्या नेम और वैल्यू यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक के लिए दिखाएगा, बाकी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ के लिए। और जो भी यहाँ पे आ रहा है नेम वैल्यू उसको हम प्रिंट करा रहे हैं सिंपल से, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक सेशन के सेकंड टाइप परसिस्टेंट कुकीज़, जो काफ़ी अच्छा लगा हमको ये। अब आते हैं जेएसपी यूज बिन का, जो यूज बिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझते हैं जेएसपी यूज बिन क्या होता है। जेएसपी प्रोवाइड अ टैग कॉल्ड यूज बिन टू इंस्टेंशिएट एंड यूज जावा बीन्स इन जेएसपी पेज। बेसिकली यूज बिन के यूज करने के लिए, जैसे कि
मतलब एक स्पेशल टैग होता है जो जैसे प्रोवाइड करता है उसको लिए यूज किया जाता है यूज बिन को, ठीक है। रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बनाता है, ठीक है। यूज बिन इज अ टैग इन जेएसपी, जिसमें एक टैग हो जो कि स्पेशल एक काम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे कंप्लेक्सिटी भी कम होती है। इट अलाउज द क्रिएशन ऑफ न्यू इंस्टेंस ऑफ जावा बीन एंड set set the instance of properties with the provided value। न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए मदद करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जेएसपी कॉलन यूज बिन आईडी दिस है और क्लास दिस है। तो यहाँ बेसिकली एक फॉर्मेट कैसे क्रिएट किया था, ठीक है। टाइप ऑफ जेएसपी यूज बिन सिंपल और जेएसपी यूज बिन विद बीन इन्फॉर्म। सिंपल का समझते हैं, जेएसपी पेज क्रिएट्स an instance of Java bean and initialize it using the JSP set property tag। तो इसके लिए इसके पास पार्टिकुलर कोई टैग है, ठीक है, जिसको यूज करके इंस्टांस क्रिएट करता है जावा बीन के और इनसे इनिशियलाइज कर देता है। जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया है एक जेएसपी यूज बिन का, ठीक है। आईडी यहाँ पे, क्लास यहाँ पे, स्कोप यहाँ पे दिया गया, ठीक है। नेम प्रॉपर्टी वैल्यू, नेम प्रॉपर्टी वैल्यू। तो एक सिंपल सा हमारे जेएसपी यूज बिन के एग्जांपल है जिसमें यूज किया गया है ये। और दूसरा वाला है जेएसपी यूज बिन विद बिन इन्फो। बिन इन्फो क्लास इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉफिट्स ऑफ द जावा बिन, ठीक है। बिन इन्फो का यूज किया जाता है जावा बिन की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि मल्टीपल चीज आएंगे तो इससे एक्सपेंड होगा, मतलब उसके डिस्क्राइब भी होगा, ठीक है। जावा यूज बिन आईडी दिस, क्लास दिस, स्कोप दिस, ठीक है। एंड इसके एट्रीब्यूट में क्या है, अलग अलग नेम और उसका वैल्यू है, इसमें अलग एज है और वहाँ पे उसका वैल्यू है। तो बेसिकली यहाँ पे एक डिस्क्राइब ही कर रहा है उस जावा बिन को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास एक कंसेप्ट है जावा स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। Library of custom tag that provide a simplified way to perform common task। इससे क्या होता है, कस्टम टैग बनाते हैं और अपने हिसाब से जो भी परफॉर्म कम कर रहे हैं उसको एक्टिविटी हम प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, कॉमन टास्क के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टू आइट्रेट ओवर द कलेक्शन इन जेएसपी पेज यूज द फॉरेस्ट टैग फॉरेस्ट है, ओके। Java Standard Tag Library is a collection of tags that simplifies the development of JavaScript page web application। अच्छी बात है। These tags can be used to perform common tasks such as iteration, conditional processing, and initialization। तो ये कुछ टास्क है जो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, इन टैग्स के द्वारा, ठीक है। अब जेएसटीएल के कितने प्रकार, कोड टैग्स, फॉर्मेटेड टैग, एसक्यूएल टैग, एक्सएमएल टैग। कोड टैग देखते हैं क्या है। दिस टैग प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ आइटरेशन, कंडीशनल प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो फॉर ईच यहाँ पे है वेरिएबल आई बिगिन 1 और एंड 5। अब आइटरेशन इतना होगा वहाँ पे शायद ये प्रिंट करता रहेगा आई से लेके 1 से लेकर 5 तक। दूसरा है फॉर्मेटेड टैग। This tag provides support for internationalization and formatting of dates, number and currencies। बेसिक नाम से क्लियर है कि फॉर्मेटेड टैग तो इसी तरह चीज़ें कंटेन करेगा। तो सेट लोकल वैल्यू दिस एन यूज से, इंग्लिश यूज से, और फॉर्मेटेड वैल्यू यहाँ पे जो भी आएगा ना वो वैल्यू रहेगा टाइप डेट। Okay, this code block set the locate to US English and format the current date using data type। Okay, तीसरा हमारा SQL tag। This tag provides support of executing SQL library queries and manipulating result set। ओके, एसक्यूएल सेट डेटा सोर्स, यहाँ पे एक फॉर्मेट लिखा गया है कैसे एसक्यूएल टैग को लिखा जाता है, एसक्यूएल और सेट डेटा सोर्स, ठीक है। ड्राइवर यहाँ पे ड्राइवर दे दिए, यूआरएल प्रॉपर यूआरएल जैसे कि हमने जेडीएक्स को कनेक्शन किया था, यूजर और पासवर्ड, ठीक है। सेट क्यूरी डेटा सोर्स वेरिएबल रिजल्ट। अब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, यहाँ पे क्यूरी हो गया, क्लोज हो गया, जो भी आएगा उससे हम उसको प्रिंट हो जाएगा। दिस कोड ब्लॉक सेटअप्स ऑफ a data source of connecting to display to a database and execute SQL query to retrieve all rows from the table name my table।
इससे क्या होगा, माई टेबल का जो भी डेटा है वो सारा सारा प्रिंट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ XML टैग। दिस टैग प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ पार्सिंग एंड मैनिपुलेटिंग XML डॉक्यूमेंट। पार्सिंग और मैनिपुलेशन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आप एक्स पार्स XML और XML का वैल्यू आप ईच सेलेक्ट वहाँ पे डॉक्यूमेंट टैब का एड्रेस, और बुक टाइटल यहाँ पे एक्स आउट सेलेक्ट बुक का नाम। तो यहाँ पे अलग अलग जो टैग्स हैं हमारे पास, हर एक टैग का एक अलग पर्टिकुलर वर्क है, एक अलग कन्वेंशन है लिखने का, ठीक है। कोड जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कोई फंक्शनलिटी हम आइट्रेशन फंक्शनल प्रोसेस मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल सारे कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में डेट नंबर करेंसी को फॉर्मेट के लिए उस फॉर्मेट लिख सकते हैं, जैसे कि आप डॉलर यूज किया गया है, ठीक है। अब स्कूल टैग में अपने स्कूल टैग को लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला है एक्सएमएल टैग, ये जो हमको पता है कि एक्सएमएल क्या है, एक्सएमएल का एक एक्सटेंडर वो है उसका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सपोर्ट फॉर पासिंग एंड मैनिपुलेटिंग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। तो सबका सारे टैग के एक अलग कन्वेंशन में, इसमें एक से उसमें कुछ था उसमें कुछ था, ठीक है। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स थे एक के जेएसपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसको डिस्कस किया हमने, ठीक है। और इसके एक एग्जांपल भी देख लेंगे, मतलब फर्दर यहाँ पे आगे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्लियरली हम एक जेएसपी का यूज करके एग्जांपल करेंगे, और उसमें कुछ कुछ टैग्स और चीज़ें को मतलब ऐड करेंगे, जिससे फर्दर दिखे कि ये ऐसे एक्चुअल में मतलब यूज होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लगभग 18 to 20 टॉपिक्स है जो भी कवर किए हम लोग, जस्ट थियोरेटिकल। बाकी अब अच्छे से समझने के लिए इस साइट पे आ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस की गई हैं, और यहाँ पे एक लाइव कोड भी देख सकते हैं प्रॉपर। तो इस तरह के और भी इसके आगे वाले ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे, और इसके लिए हम इस वाले पेज पे आ जाएंगे, एडवांस ट्यूटोरियल। यहाँ पे और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि JDBC का कलेक्शन, जावासोरलेट और नेटवर्किंग सॉकेट रिमोट RMI वाला जो कॉन्सेप्ट है, और इसमें बहुत से प्रैक्टिकल्स मिलेंगे विद द proper steps to follow to complete the practical and input code also. But try to achieve by yourself, okay. And also will give say a screenshot of output so that you can verify that what will be the answer of this practical. So these all are the listed on this site, so you may come and enjoy this। ओके, देन मिलते हैं।